हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हाइपर इमेसिस ग्रेविडम। इसको हम वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल इवेंट है प्रेगनेंसी का। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। इट इज़ अ सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी विच हैज़ गॉट डिलीटरियस इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर। डेफिनेशन तो बहुत ईजी है। ये एक ऐसी वॉमिटिंग है, नॉर्मल वॉमिटिंग तो नहीं होगी, सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग है जो क्या कर सकती है, डिलीटरियस इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर। इसके कॉजेस हम देखेंगे। सबसे पहला कॉज है हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। उसको हम मराठी में द्राक्षागर्भ भी बोलते हैं। ये क्या होता है हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल? ये एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जो कि प्रेजेंट होता है यूटेरस में, और वो क्या करता है कि मतलब प्रेग्नेंट होने नहीं देता। मतलब कि एक इनफर्टिलिटी का कॉज भी हो सकता है। उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। सेकंड हम देखेंगे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस या फिर 3 बेबीज़ भी हो सकते हैं। तो ये भी एक कॉज है वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी का। बहुत ज़्यादा हाइपर इमेसिस मतलब हाइपर इमेसिस ग्रेविडम का एक कॉज भी है। थर्ड हम देखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर वोमिटिंग होती है फीमेल को। फोर्थ फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हमको पता है फैमिली हिस्ट्री मतलब क्या, कि वो उस फीमेल को भी है हाइपर इमेसिस ग्रेविडम, उसकी माँ को भी था, उसकी दादी को भी था, और उसकी बहन को भी हो सकता है। ये होगी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री वो जेनेटिक ही होती है, यही कॉज है उसका। फिफ्थ क्या है एलर्जेंस। एलर्जी मतलब कि किस किस फीमेल को पोलन्स की एलर्जी हो सकती है, डस्ट की एलर्जी हो सकती है, और बहुत फैक्टर्स है एलर्जी के। और नेक्स्ट हम देखेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजी मतलब उसकी साइकोलॉजी ही ऐसी है कि मुझे वॉमिटिंग होगी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, होगी, मुझे वॉमिटिंग होगी। तो एक ऐसी साइकोलॉजी भी हो सकती है, वो भी एक कॉज हो सकता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडम का। ठीक है, ये हो गए कॉजेस। फर्स्ट हमने क्या देखा, हेरिडिटरी मोल, मल्टीपल प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फैमिली हिस्ट्री, एलर्जी एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये हो गए अपने कॉजेस। बाद में हम देखेंगे प्रोसीजर। उसकी प्रोसीजर क्या है, बस 8 स्टेप्स है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है प्रोसीजर। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, वोमिटिंग एंड सेकंड इंक्रीज वोमिटिंग। ये तो नॉर्मल है, हमारा टॉपिक ही ये है हाइपरएमेसिस ग्रेविडम, बस वो ही 2 स्टेप्स है पहले के, वोमिटिंग एंड इंक्रीज वोमिटिंग। इंक्रीज वोमिटिंग हो गई तो हम मतलब कि ये कॉमन सेंस है, इंक्रीज वोमिटिंग हो रही है मतलब कि जो वो खा रही है वो सब बाहर निकल रहा है वोमिटिंग थ्रू। तो फिर क्या होगा, स्टार्वेशन तो होगी, मतलब उसके स्टमक में अब कार्बोहाइड्रेट्स होंगे क्या, नहीं होंगे ऑब्वियसली। लो और नो अवेलेबिलिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं उसके स्टमक में तो उसकी बॉडी क्या यूटिलाइज करेगी, फिर फैट्स यूटिलाइज करेगी फॉर द एनर्जी पर्पज। अब हमको पता ही है फैट्स अगर यूटिलाइज कर दिए बॉडी ने तो फैट्स का बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, कीटोन्स। तो कीटोन्स क्या है, एसिडिक इन नेचर है। बहुत ज़्यादा अगर कीटोन्स हमारे बॉडी में अगर मतलब बढ़ते रहे तो फिर वो क्या एसिडिक इन नेचर रहते तो है तो एसिडोसिस क्रिएट करेंगे, कीटो एसिडोसिस होगा बॉडी में। और ये कीटो एसिडोसिस ये क्या स्टिमुलेट किसको करते हैं, सिटीज हेड को। सिटीज हेड मतलब ये एक रिसेप्टर्स है बॉडी के, तो इसको क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट करेंगे। सीटीज है रिसेप्टर्स, ये वोमिटिंग रिसेप्टर्स होते हैं, और अगर इसको स्टिमुलेट कर दिया कीटो एसिडोसिस ने तो फिर ये क्या और ज़्यादा क्या करेंगे, फिर सीवियर वोमिटिंग करेगी। तो ये साइकिल चलती रहती है, वोमिटिंग, इंक्रीज वोमिटिंग, इंक्रीज वोमिटिंग मतलब स्टार्वेशन, स्टार्वेशन मतलब ही क्या, कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं स्टमक में। अगर कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं तो बॉडी क्या यूटिलाइज करेगी, फैट्स फॉर एनर्जी पर्पज। फैट्स अगर यूटिलाइज करेंगे बॉडी तो फिर बॉडी के सेल्स, तो फिर वो रिजल्ट क्या करेगा, कीटो एसिडोसिस, मतलब फैट्स का बाय प्रोडक्ट क्या है, कीटोन्स। और वो क्या स्टिमुलेट किसको करेंगे, सिटीजेड रिसेप्टर्स को, और फिर बाद में और क्या होगी, वोमिटिंग होगी, सीवियर वोमिटिंग। तो ये साइकिल क्या प्रोसेस मतलब चालू ही होगी। अब यह हो गई प्रोसीजर हाइपरमेसिस ग्रेविडम की। अब हम देखेंगे कि क्लिनिकल टाइप्स क्या है। क्लिनिकल टाइप्स में 2 टाइप्स है इसके, अर्ली और लेट। अर्ली मतलब बहुत जल्दी दिखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, और लेट में ये थोड़े लेट दिखते हैं, इसके नाम में ही। अर्ली में क्या है, फिर वॉमिटिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ फूड एंड थ्रू आउट द डे एवरीथिंग विच इज़ टेकन इज रिजेक्टेड। मतलब वो जो कुछ भी लेगी मतलब फ्रॉम द माउथ, मतलब जो कुछ फूड लेगी वो थ्रू माउथ, वो सब क्या होगा, रिजेक्ट होगा। ये अर्ली सिम्टम्स दिखेंगे। जो भी वो कुछ खा रहे मतलब स्टार्वेशन पे ही है पूरी बॉडी, जो कुछ वो फूड लेगी वो सब क्या होगा, रिजेक्ट होगा। लेट में क्या, फर्स्ट प्रोग्रेसिव इमैसिएशन एंड लॉस ऑफ वेट। प्रोग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो खा रहे वो वोमिट हो रहा, जो खा रहे वो वोमिट हो रहा। इसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ वेट होगा। ये तो कॉमन सेंस है, अगर पेट में कुछ है ही नहीं तो लॉस ऑफ वेट तो होगा ही ना।
सेकंड हम क्या देखेंगे, वोमिटिंग इज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है वोमिटिंग की और अमाउंट भी बढ़ रहा है। थर्ड क्या है, यूरिनरी क्वांटिटी डिमिनिश, मतलब यूरिन की क्वांटिटी क्या हो गई, डिमिनिश हो गई। फोर्थ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, इपिगैस्ट्रिक पेन भी हो रहा है। अगर वोमिटिंग सीवियर है तो फिर प्रेशर तो आएगा ही ना एब्डोमिनल मसल्स पे, इसलिए क्या हो रहा है, उसको इपिगैस्ट्रिक पेन भी हो रहा है। फिर हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करने से हमको पता चलेगा कि उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडम है। फर्स्ट, यूरिन एनालिसिस, प्रेजेंस ऑफ कीटोन एंड प्रोटीन्स इन द यूरिन। अगर हमने प्रोसीजर में देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है बॉडी में, तो बॉडी क्या यूटिलाइज कर रही है, फैट्स। तो फैट्स यूटिलाइज कर रही है, मतलब उसका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन्स। तो ये यूरिन में तो दिखेंगे ही, मतलब ये भी एक इन्वेस्टिगेशंस का बहुत इजी तरीका है कि हमको पता चल सकता है उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडम है। सेकंड हम देखेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, हाइपोकैलेमिया। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सब इलेक्ट्रोलाइट्स हमको पता ही है, अगर वोमिटिंग भी है, अगर डायरिया भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स तो बॉडी के कम होंगे ही। पर वोमिटिंग हाइपरेमेसिस ग्रेविडम की एक स्पेशलिटी है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब टोटल इलेक्ट्रोलाइट्स तो कम हो ही रहे, पर स्पेशली हाइपोकैलेमिया हो रहा, मतलब कि जो पोटेशियम का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा लेस है। ये एक स्पेशलिटी इन्वेस्टिगेशन में। तो अब हम देखेंगे उसकी मैनेजमेंट में क्या क्या हम कर सकते हैं। फर्स्ट, आईवी फ्लूइड्स, ओबियसली अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स उसके बहुत कम है, तो आईवी फ्लूइड से हम उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स है और भी कुछ फ्लूइड्स है वो हम बढ़ा सकते हैं, शुगर वगैरह सब। आईवी फ्लूइड्स में RLNS दे सकते हैं, डेक्सट्रोज 5%। नेक्स्ट, डायजेपाम 10 mg पर ml 2 एम्पूल्स ऑफ IV दे सकते हैं। थर्ड, ऑनडेम दे सकते हैं, ये तो मतलब कॉमन है वोमिटिंग का। ऑनडेम इंजेक्शन दे सकते हैं 2 mg पर ml 2 ml एम्पूल्स ऑफ IV। उसके ये डायजेपाम हो गया, ऑनडेम हो गया, फिनार्गन हो गया, उसके 2 ml एम्पूल्स ही होते हैं, IV थ्रू दे सकते हैं हम। फोर्थ क्या है, फिनार्गन, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है वोमिटिंग के लिए, फिनार्गन हाइपरेमेसिस ग्रेविडम में, ये इसको स्टार कर देना फिनार्गन को। तो हम फिनार्गन दे सकते हैं 25 mg पर ml इसका इंजेक्शन रहता है, 2 ml एम्पुल्स ऑफ IV में हम IV थ्रू दे सकते हैं। बाद में फिफ्थ, विटामिन एंड डाइट शुड बी लाइट, ये तो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन हम अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ये इंजेक्शंस हमको लिखना ही है, डायजेपाम, ऑनडेम एंड फिनार्गन, स्पेशली फिनार्गन। डायजेपाम 10 mg पर ml, ऑनडेम 2 mg पर ml, फिनार्गन 25 mg पर ml, ये हमको लिखना ही है। बाद में विटामिन एंड डाइट शुड बी लाइट, ये तो कॉमन है, सभी लिखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, अब हम क्या देखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है कीटोएसिडोसिस, मैंने बताया था प्रोसीजर में और इसमें इन्वेस्टिगेशन में भी बताया कि फैट्स यूटिलाइज हो रहे हैं तो कीटोन्स बॉडी में रहेंगे, उसकी वजह से क्या हो सकता है, कीटोएसिडोसिस हो सकता है। सेकंड, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकती है एंड स्ट्रेस अल्सर्स ऑफ स्टमक भी हो सकते हैं। वो इतनी ज़्यादा वोमिटिंग कर रही है तो फिर एब्डोमिनल मसल्स पे क्या आ सकता है, प्रेशर आ सकता है, इसकी वजह से उसको स्ट्रेस अल्सर्स ऑफ स्टमक भी हो सकते हैं। तो फिर ये हो गया अपना हाइपरेमेसिस ग्रेविडम। थैंक यू।